नमस्कार। फाइनेंस इतना कठिन नहीं है जितना हमको लगता है। कुछ सादे शब्द होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमने यही देखा। आज भी हम यही देखेंगे। एक्सेल जब हम करेंगे, एक्सेल तो आना ही चाहिए, पर एक्सेल के अलावा फाइनेंस के कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ये करेंगे कि अगर हम फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो हमने किस तरह से फाइनेंस समझना चाहिए। और उसके लिए बहुत सिंपल है। चाहे फाइनेंस के कंसेप्ट वही होंगे, चाहे पर्सनल लेवल हो, आपका मेरा लेवल हो, निजी जिसे कहेंगे पर्सनल फाइनेंस। दूसरा है कॉरपोरेट लेवल, विच इज़ कंपनीज के लिए होगा। और तीसरा है नेशनल लेवल, विच इज़ पब्लिक फाइनेंस। तो चाहे पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, चाहे पब्लिक फाइनेंस हो, तीनों में कंसेप्ट एक ही रहेगा। और कंसेप्ट क्या है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि हमें इसी कंफ्यूजन जो वर्ड्स होते हैं, अब आपके मेरे लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो जो पैसा अंदर आता है वो हमारी सैलरी रहेगी या बिजनेस इनकम रहेगा। और जो महीने का खर्चा जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, ये सब खर्चे हमारे रहेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर, और इनकम ज़्यादा रहा एक्सपेंडिचर कम रहा तो महीने के एंड में सेविंग होगा। सेविंग हम, तो हमारे लेवल पे शब्द क्या होते हैं? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। कंपनी के लिए जब यही लॉजिक यूज होता है तो कंपनी क्या कहेगी? अच्छा, नेट सेल्स मेरा 100 करोड़ का हुआ, मेरे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बाकी सब जो भी है हमने देखा P&L वाले इसमें, वो 80 करोड़ के हो गए तो 20 करोड़ मेरा पैसा बचा। उसको कंपनी क्या बोलेगी? प्रॉफिट। मैथमेटिक्स वही है, 100 में से 80 गए तो 20 बचे। गवर्नमेंट क्या करेगी या पब्लिक फाइनेंसेस क्या कहेंगे कि हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि टैक्स हो गया, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने डिफेंस पे खर्चे किए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, हमें सैलरीज दिए। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा रेवेन्यू सरप्लस। तो कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स वही है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू सरप्लस। मैथमेटिक्स वही है, शब्द अलग अलग है। तो जब हमें एक अच्छी कंपनी चुनना है या जब हमें हिंदुस्तान का बजट एनालिसिस करना है, अगर हम हमारा घर का बजट भी बराबर कर सकेंगे, समझ में आ गया क्या है, तो बाकी सब कंपनी एनालिसिस करना भी उतना ही, वही लॉजिक पे रहेगा, उतना ही आसान है। और पब्लिक फाइनेंस भी एनालिसिस करना उतना ही आसान है। तो चलो आज हम लोग यही देखेंगे कि बजट जो होता है, चाहे पर्सनल बजट आपका मेरा घर का, चाहे पब्लिक फाइनेंस, चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये तीनों को एनालाइज किस तरह से करते हैं और उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। एक्सेल, हमारी जो पहले वाली एक्सेल फाइल है उसी को यूज़ करेंगे। पासवर्ड पूछता है, मनी बी इज़ द पासवर्ड, मनी बी इज़ द पासवर्ड। ये पहली फाइल है जो कि अपलोड हो गई है स्टूडेंट स्पेशल में। हम दूसरी शीट खोलेंगे, यहाँ पे जाके प्लस करना है MS, सॉरी यहाँ पे नाम दे देंगे, डबल क्लिक करना है MS एक्सेल वीडियो 2। ऑल्ट EDC हमने देखा था, कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट व्यू जूम कस्टम, ऑल्ट V ZC 200, बूम, जूम हो गया, बड़े अक्षर में आ गया। चलिए 4 शब्द की तरफ ध्यान देंगे, केवल 4 शब्द। 20 मिनट में फाइनेंस का कंसेप्ट। आप बोलेंगे फाइनेंस से सिंपल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, चलो ध्यान दो। रिसीट्स, ये हमें शब्द पता है, रिसीट यानी पैसा अंदर आता है, एक्सपेंडिचर यानी पैसा बाहर जाता है, हमें ये दोनों शब्द पता है। इन दोनों शब्द के आगे हम लगा देंगे रेवेन्यू और कैपिटल। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, और चौथा कॉम्बिनेशन रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले सिर्फ इतना समझने की कहेंगे कि जो हमें
पता है, जो हमें समझता है, उसी को अगर हम ये फाइनेंस की भाषा में लगाएंगे तो कैसे होगा। तो सैलरी, अगर आप और मैं वर्किंग है तो हमें हर महीने सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिल गई 100 रुपये। तो रेवेन्यू ये वर्ड की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। रेवेन्यू ये वर्ड की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। रेवेन्यू अगर लग गया, चाहे रिसीट्स के पहले चाहे एक्सपेंडिचर के पहले, यानी रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू ये वर्ड जब लग जाएगा तो आप कहेंगे अच्छा ये कांस्टेंट होने वाली चीज है। अगर रेवेन्यू रिसीट रहा तो कांस्टेंट हमेशा आने वाला रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा तो हमेशा जाने वाला पैसा है। तो कांस्टेंट एक है कि ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, कांस्टेंट से बेटर वर्ड रहेगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस पैसा या तो आता रहेगा या तो कंटिन्यूअस पैसा जाता रहेगा, डिपेंड्स अपॉन रेवेन्यू रिसीट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका क्या मतलब है हम देखेंगे। इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर 100 रुपये सैलरी है आपकी, और आपके पास अगर 100 रुपये की मान के चलिए आपने एफडी करके रखी है, पहले 5-6 साल से पैसे बचा बचा के जो भी आपने एफडी करके रखी है, अब आपकी सैलरी 100 रुपये आपको आई, उसकी वजह से ये एफडी या तो 101 की भी नहीं होती या तो 99 की भी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि ये पैसे के आने से या ये पैसे के जाने से आपके एसेट या लायबिलिटी पे कुछ भी फर्क अपने आप नहीं पड़ता जब तक आप उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अपना पहला पॉइंट है कि जब रेवेन्यू वर्ड लग जाता है रिसीट्स के आगे और एक्सपेंडिचर के आगे, तो ये कंटिन्यूअस होने वाला एक्सपेंडिचर या कंटिन्यूअस होने वाला रिसीट है। हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट क्या रहेगी? सैलरी हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट रहेगी। अगर हम में से कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस इनकम हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट रहेगा। जो भी अलग अलग रहेगा, कांस्टेंट, बिजनेस में कांस्टेंट नहीं रहेगा पर आते रहेगा, कभी 100 रुपये आएगा, कभी 500 आएगा, पर ये आने वाला पैसा है। यदि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट आपको आते रहेगा, रेवेन्यू रिसीट कॉन्स्टेंटली आते रहेगा। डिविडेंड आपको आते रहेंगे अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में पैसा डाल के। ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे लिए कि जिसमें से हमें रेगुलर पैसा आते रहेगा। अगर आपके पास दुकान है और आपने उसको भाड़े पे दे के रखा है, घर है अगर आपने उसको भाड़े पे दे के रखा है, तो रेंट, आपको रेंट कंटिन्यूअसली आते रहेगा। तो ये सारे, अगर आपने कोई गाना गा के रखा है और उसका अगर कोई सीडी ऑडियो टेप है जिसके ऊपर आपको रॉयल्टी आते रहता है, तो ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं। तो एक बहुत सिंपल शब्द देखेंगे, रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एसेट्स। रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एसेट, और इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना हो सके उतना एसेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी ध्यान दो, जब हमारी उम्र 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है, तो हम खुद ही एसेट है। लेकिन एक बार हम 60, 65, 70, 80 जो भी है हो गए, तो हम फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी फिर उतना काम नहीं कर सकती, लेकिन खर्चे तभी भी रहते हैं। ये रॉन्ग नोशन है कि जब मेरी आयु बढ़ जाएगी तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। शायद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो एज लॉन्ग एज वी आर यंग वी आर द एसेट, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हम पैसा कमाते हैं, वैसे वैसे हमने वो पैसा साइड में रखना चाहिए ताकि हम दूसरे एसेट बना सके। एफडी में पैसा डाल दिया, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया, एक ज़मीन खरीद ली, कोई किताब लिख दी, तो उस फिर क्या मैं रहूं नहीं रहूं या मेरी शारीरिक क्षमता रहे नहीं रहे, पैसा आते रहेगा। ये जिसको समझ में आ गया, एक इन्फोसिस के शिबुलाल सर है जो इन्फोसिस के फाउंडर्स हैं, उनमें से एक है। उन्होंने सिलिकॉन वैली में 700 घर बनाए, सिलिकॉन वैली में 700 घर। अब और हम एक घर बनाते बनाते हमें कितना समय लग जाता है। ही इज अमंग्स द रिचेस्ट इंडियंस। तो ये जो साइकिल है ये समझना, जब पहला घर बनाना तकलीफ रहेगा, लेकिन उसका जो रेंट आएगा उससे फिर दूसरा घर बनाओ,
फिर दोनों से जो रेंट आएगा उससे तीसरा बनाओ। तो धीरे 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 ये जो साइकिल है इसको नाम दिया गया है वर्चुअस वर्चुअस साइकिल। ये हमें करना है, चाहे कंट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पर्सनल फाइनेंस हो। हमें एक वर्चुअस साइकिल बनानी है कि जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता रहेगा, जिसमें पैसा भी जो आता है वो बचता रहेगा। हम कम से कम काम करेंगे, शारीरिक क्षमता, लेकिन फिर भी हमारे एसेट्स बढ़ते रहेंगे। ये सोच है। तो ये एक बार सोच समझ में आ गई तो फिर करना बड़ा आसान है। तो ये है हमारा सैलरी और बिजनेस। अभी अगर मान के चलिए मेरी आयु 20 साल की है, 22 साल की है, एकदम मेरा पहला जॉब है। कई बार बच्चे हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं अरे ये जॉब करेंगे, हम सेल्स का जॉब नहीं करेंगे, बस 5 ही हज़ार सैलरी मिलेगी। अच्छा, वेरिएबल मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे सब इसमें सब लोग अड़क जाते हैं और फिर क्या, हम जॉब ही नहीं करते। नहीं, हम राह देख रहे हैं कि अच्छा जॉब आएगा, नहीं हम राह देख रहे हैं कि अच्छा जॉब। ये एटीट्यूड सही नहीं है। आपको जो पैसा मिलता है, 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया लो, पहले रास्ते पे उतरो, काम करना स्टार्ट करो, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसका नियोजन सही तरह से, नियोजन, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो सही तरह से करना है। तो वो हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। एक्सेल तो ठीक है, आसान है, एक्सेल आपको आ जाएगी। सॉरी, एक्सेल डाउनलोड भी हो जाएगी, स्टूडेंट स्पेशल में डाउनलोड है। एक सवाल आया था कि अगर मैं CMM कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का स्टूडेंट हूँ तो मुझे फिर से स्टूडेंट स्पेशल के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे क्या? नहीं, स्टूडेंट्स, अगर आप CMM के रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं तो आपको वहाँ से भी डाउनलोड करते आएगी। सॉरी। तो लेट अस स्टार्ट। की मेरी 20 साल की उम्र है, मेरी 22 साल की उम्र है, मेरे अभी बिजनेस तो है नहीं, पहला जॉब लगा है और मुझे सैलरी मिल रही है 100 रुपया। ये महीने की सैलरी का मैं क्या करूंगा? ये महीने की सैलरी का मैं क्या करूंगा? महीने का खर्चा रहेगा, किराना, 20-25 रुपए किराने में चले जाएंगे। पेट्रोल, 5-10 रुपए पेट्रोल में डाल दो। मैं, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे रेंट। मान के चलिए 10 रुपया मेरा रेंट में जा रहा है। मेरा खुद का घर नहीं है, मैं भाड़े के घर पे रहता हूँ, मेरा रेंट है। और कुछ तो भी ऐसे ही बाकी के स्कूल फीस है, जो भी है, अलग अलग होंगे। फाइनली टोटल मेरा पूरा महीने भर का खर्चा, ये मान के चलिए 80 रुपया आता है। एंड देयरफॉर मैं कहूँगा कि सेविंग्स कितना है अपना? सेविंग्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़ माइनस 80 रुपीज़। सेल रेफरेंसिंग किया है, ये पहले स्लाइड में किया है। तो मैंने महीने के एंड में 20 रुपया बचाया। अपनी एक यूट्यूब पर सीरीज़ है, भारत का भविष्य, भविष्य का भारत, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान ये सेवर्स का नेशन है, इन्वेस्टर्स का नहीं है। वी आर अ नेशन ऑफ सेवर्स एंड नॉट। ये हम सब लोग यही करते हैं कि मुझे जितना पैसा मिलता है उतने में मैं मेरा जीवन चलाने की कोशिश करता हूँ। हम कहाँ कम पड़ जाते हैं कि हम ये 20 रुपया या तो तकिए के नीचे रख देंगे या तो घर में रख देंगे। हम उसको निवेशक की तरह नहीं सोचते, और इसलिए ये पैसा जब तक निवेश नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा, तब तक हमें उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना हमें मिल सकता है ये पहली स्टेप लेने के बाद। पहली स्टेप तो ले ली, पैसा तो बचा लिया, अब ये पैसे का करना क्या है? तो देयरफॉर ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमें हर महीने करना पड़ेगा, और इसलिए इसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कहीं तो भी मेडिकल भी आ जाएगा, मेडिकल का कुछ आ जाएगा, यूटिलिटीज़ का कुछ आ जाएगा, ऐसे सब अलग अलग खर्चे कुछ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग जो महीने के एंड में बचाते हैं 20 रुपये, वो हमारा सेविंग है। अभी करना क्या आवश्यक है? ये सेविंग को आपने फिर से स्पेंड करना है,
और ये जो स्पेंडिंग है इसको नाम दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अब ये कौन सा सेविंग है? नॉट रेगुलर एंड इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नॉट रेगुलर क्यों कहेंगे हम? क्योंकि समझो अगले महीने मेरा मेडिकल का खर्चा अगर 15 रुपया आ गया और जिसकी वजह से यहां पे अगर ये 95 रुपया हो गया तो मेरे पास सेविंग 5 ही रुपया रहेगा। तब मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे नहीं मेरी एसआईपी लगी हुई है तो आदमी मरता भी है तो चलो, लेकिन मैं मेडिकल पे खर्चा नहीं करूंगा, मेरी तो भाई 100 रुपये 500 रुपये की एसआईपी जानी चाहिए। जो रेगुलर नहीं, इस महीने हम बच्चे की स्कूल की फीस नहीं देंगे, क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारी एसआईपी हमने बढ़ा दी। तो ऐसे नहीं होता है। या मुझे फिक्स डिपॉजिट या मुझे सोना खरीदना है, तो ये वो खर्चा है कि जो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये प्लान्ड हो, जितना हो सके उतना प्लान्ड हो और जितना हो सके उतना कंट्रोल्ड हो। पर बावजूद इसके अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी का फंड आ जाता है तो ये बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर ये बढ़ेगा तो हमारे सेविंग्स कम होंगे उस महीने के, और इसलिए फिर ये बचा हुआ पैसा, अगर आप हर महीने 20 रुपए की एफडी लगा रहे हैं तो आपको अगले महीने 5 रुपए की एफडी लगानी पड़ेगी, ये होगा। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कम ज़्यादा हो सकता है या नहीं भी होगा एक आध महीने में। दूसरी बात, इम्पैक्ट ऑन एसेट्स लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि केवल 5 रुपया या 15 रुपया जो भी है हमारा उदाहरण में 20 रुपया आप अगर अपने जेब में रखेंगे तो वो खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी एफडी खरीदेंगे, लेकिन अगर आप उसका एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, अगर आप उसके शेयर्स खरीदेंगे, अगर आप उसका कुछ ठीक है, यही तीनों एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आप कुछ भी करेंगे तो दैट मीन्स पैसा आपके जेब से बाहर जा रहा है। दैट मीन्स सेविंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, वेर एज ऑल दीज थिंग्स देर इज अ कैश आउटफ्लो। पैसा बाहर जाता है आपके जेब से। हाँ, ये बात है कि पैसा बाहर जाता है तो उसके साथ ही साथ एक कोई तो भी एसेट भी क्रिएट होता है। ये सारे एसेट्स हैं। फिक्स डिपॉजिट एसेट है, म्यूचुअल फंड एसेट है, शेयर्स एसेट है। तो ये वो खर्चा है कि जो अगर होता है तो आपके एसेट बढ़ते हैं। और एसेट क्यों बढ़ने चाहिए ये हमने यहाँ पे देखा। रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एसेट्स, सो वी शुड इंक्रीज आवर एसेट्स। इसलिए हमें हमारे एसेट्स इंक्रीज करने। जब तक हम युवा है, काम कर सकते हैं, शरीर काम कर सकता है, तब तक हमारा बॉडी हमारी एसेट है, हमें हमारी बॉडी के ध्यान देना चाहिए। पर जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे वैसे वैसे हमारा शारीरिक क्षमता कम होगी, फिर भी हमें पैसे लगते रहेंगे। तब कौन हमारे लिए काम करेगा? हमारे बनाए हुए एसेट्स। तो आप जितना जल्दी इस बात, तो 20 साल की उम्र में अगर हम ये चीज़ समझ गए तो जब तक हम 60 साल, अभी रिटायरमेंट के किसी को पैसे नहीं मिलते इंडिया में, न्यू पेंशन स्कीम है, सबको अपना अपना पैसे का सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट का सबको प्रोविजन खुद को करना है। तो कब करना है? 60 साल में अगर रिटायर होना है, या आजकल तो सब लोग बोलते हैं रिटायर एट 40। अगर आपको 40 में रिटायर होना है, अगर आपको 45-50 में रिटायर होना है, तो क्या आप 35 पे थोड़ी ना जगने वाले हो? आप 40 पे थोड़ी ना अच्छा मैं कल रिटायर होऊंगा, ऐसा नहीं होता। नियोजन से करना पड़ेगा। नियोजन कैसे होगा? आपको 20 की उम्र में, 22 की उम्र में जब आपको जॉब लगेगा तभी आपको थोड़ा 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 पैसा अलग लगाना पड़ेगा, चाहे फिक्स डिपॉजिट, चाहे गोल्ड, चाहे म्यूचुअल फंड, वो तो बात की बात है, पर पहले सोच आनी चाहिए। यह है पहला पार्ट। तो आपने 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया करते करते आपने एफडी में डाल दिए पैसे, जो भी है करते करते आपने, अभी अगर आपने ये 20 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि आपने ये 20 रुपये की एफडी बना ली, आपने ये 20 रुपये की एफडी बना ली, और ये अगर आप एक पूरा साल भर करेंगे तो ये आपका 250 रुपया, यानी 12 2 24, तो 250 जो भी है खर्चा आपका एक साल के एंड में आपका इतना एफडी अमाउंट हो जाएगा, धीरे 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 जमा जमा के। अभी अगर आप एक सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, आप बोलोगे एक साल ज़्यादा है, 2 साल ज़्यादा है, वो एकदम कैलकुलेशन के करेक्टनेस पे नहीं जाना है, पर अगर इस पे 10% आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये आपका, ये जो पैसा है ये सीधा सीधा आपको
इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा अब 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने कुछ पैसा बचा के रखा और जो पैसा मैंने बचाया वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। तो 1 साल के बाद क्या हो गया कि मुझे मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में से 25 रुपया मिल गया और मेरी सैलरी जो थी वो 100 की मान के चलो 110 हो गई। तो पहले साल जो मेरा महीने का खर्चा 100 रुपया रहता, महीने का मेरा आवक इनकम जो 100 रुपया रहता था और सैलरी सिर्फ मेरा एक बिजनेस इनकम सोर्स था, अब मेरे लिए 110 ये मेरी सैलरी हो गई और पैरेलली मेरे साथ एक और इनकम मेरे लिए अंदर आ रहा है जिसको रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने कहा है कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तो ये वो है। तो अभी मेरे पास महीने भर में पैसा उपयोग करने के लिए मेरे पास अभी 135 रुपए हो गए, जबकि पिछले साल इसी महीने मेरे पास 100 रुपए थे। हाँ, स्वाभाविक है कि खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा नियोजन आ जाता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना है। अगर मैं 80 की जगह 90 में अपना जीवन चला सकता हूँ, 80 की जगह 100 में अपना जीवन चला सकता हूँ, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ, ये अगर मैं हाथ के बाहर नहीं जाने दूँ, तो व्हाट विल हैपन इज कि अगले अगले ये अभी 125 तो खैर पूरा एक महीने का हो गया, तो इसको इज इक्वल टू डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो महीने का हो जाएगा। पूरा साल भर का क्या कहते हैं जो ये है, तो यहाँ पे 85 अगर हम कर सकते हैं। पिछले साल हम 8 रुपीज़ 80 रुपये में जी रहे थे, तो 80 को 10% से भी अगर आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया तो 89 90 भी अगर आपने इसको कर दिया तो भी अभी आपका महीने का इनकम 112 है। और ये है, आप देख सकते हो कि पिछले महीने आप पिछले साल आप जितना सेविंग कर रहे थे उससे ज़्यादा सेविंग आप यहाँ पे कर रहे हो। तो आपको कंट्रोल क्या करना है, अगर आप इसको 82 तक कंट्रोल कर सके, इसको 85 तक कंट्रोल कर सके, तो आपका ये सेविंग बढ़ेगा। ये सेविंग बढ़ने से क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या वर्ड है हमारे काम का, वर्चुअस साइकिल। क्या वर्ड है हमारे काम का, ये 1 साल में नहीं होता, कंपाउंडिंग, 1 बार 2 बार 3 बार 36 महीने 37 महीने 40 महीने ये होते रहना चाहिए। ये हमें ही करना है। इन्वेस्टमेंट बहुत कठिन नहीं है, ये प्लस माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम कंपाउंडिंग और मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्मूले में नहीं जा रहे, लेकिन कंटिन्यूअस पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो कंटिन्यूटी, सातत्य जिसको बोलते हैं। तो वर्चुअस साइकिल अगले अभी क्या होगा, पिछले साल मैं हर महीने 20 रुपया बचा रहा था, पिछले साल हर महीने मैं 20 रुपया बचाता रहा, इस साल मैं हर महीने 27 रुपीज़ बचा रहा हूँ और इसलिए मेरे इतने तो है ही। तो इस बार मैं, पिछले साल मैंने पूरे साल भर में 250 रुपये की एफडी करी थी, इस बार मैंने 325 की एफडी करी, यानी कि अब मेरी 250 और इतनी मेरी टोटल 575 की एफडी हो गई। अब आप इस पे अगर 10% करेंगे तो आप देख सकते हो साल भर में मेरा इनकम लगभग डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। ये अगर हम कर सके कि इनकम की रेट बढ़ते रहनी चाहिए और एक्सपेंडिचर की रेट उतने रेट से नहीं बढ़नी चाहिए, तो धीरे 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 अगर आपके एसेट बढ़ते रहेंगे, धीरे 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 अगर आपके एसेट बढ़ते रहेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता रहेगा और आप एक फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन में रहेंगे। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस, कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए, पैसा जितना आता है उसमें से कुछ पैसा बचना चाहिए और ये जो बचता है ये निवेश होना चाहिए। बचाते तो हम सब लोग हैं, लेकिन निवेश जो होता है वो कम लोग करते हैं। अभी तो हमने एफडी का उदाहरण लिया, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, इक्विटीज है, डेरिवेटिव्स है, रियल एस्टेट है। चलो रियल एस्टेट का अभी अगला पार्ट इसमें रियल एस्टेट का करेंगे कि हमने हर महीने 20 रुपये बचाए, 30 रुपये बचाए, जो भी है करते करते 500 रुपये तक हम लोग आ गए। और ये पूरा करने के बाद भी हम लोग अभी भी रह रहे रेंट के घर में। अभी रेंट, ये एक्सपेंडिचर बड़ा जरूरी है इसलिए उसको रेंट लिखा है। रेंट यानी क्या है, भाड़ा। अब अगर आप भाड़े के घर में रहते हो तो आपके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और आप जिसके घर में रहते हो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट है, यानी आप किसी और का जेब भर रहे हो, आप किसी और का जेब भर रहे हो। अब
आप बोलते हो कि अगर मैं वैसे भी 10 रुपया तो मैं खर्च करने ही वाला हूँ, हर महीने तो रहना तो है कहीं ना कहीं, 10 रुपया तो खर्च कर ही रहे, तो क्यों ना खुद का घर बनाया जाए। अभी क्यों ना खुद का घर बनाया जाए। अब खुद का घर यानी, अब यहाँ पे हाउस, अब आप कुछ फाइनेंस में कुछ लोग बोलेंगे कि हाउस इज नॉट एन एसेट, इट इज़ अ लायबिलिटी, वो सब नहीं है। अभी सिर्फ बेसिक समझ लो कि मुझे घर बनाना है। अब ठीक है, घर बनाना है, आपके पास टोटल एफडी कितने की है, 575 रुपये की एफडी है। घर कितने का आता है, मान के चलो 5,000 रुपये का घर आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके पास तो इतने पैसे है नहीं, आपके पास तो सिर्फ 500 रुपये है और घर है 5,000 का, तो ये बचा हुआ पैसा कहाँ से आएगा। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन का चौथा वर्ड आ जाएगा, कैपिटल रिसीट। किधर गया, कैपिटल रिसीट। सो हमने रेवेन्यू रिसीट देख लिया, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया, और हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया। ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी हमें एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हाउस, और हमारा हाउस है 5,000 रुपये का, और हमारे पास ये हाउस 5,000 रुपये का करने के लिए, एसेट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल रिसीट लेंगे। कैपिटल रिसीट विल बी ऑफ टू टाइप्स, डेट एंड नॉन डेट। ध्यान दो, डेट यानी मैं सीधा सीधा 4,500 का लोन ले लूंगा, डेट यानी मैं सीधा सीधा 4,500 का लोन ले लूंगा। और नॉन डेट यानी आई विल सेल माई एसेट, आई विल सेल माई एसेट। मेरे पास ये इतने सारे जो हमने एसेट बनाए हैं, ये किसी ना किसी दिन काम आएंगे, इसीलिए बनाए ना। अभी वो काम आ रहा है कि हमें घर बनाने के लिए हम ये एसेट बेच देंगे। तो देयरफॉर ध्यान दो, कैपिटल एसेट्स हमने यहाँ पे लिखा था नॉट रेगुलर। हम लोग कोई लोन रोज रोज नहीं लेते, आज करने को कुछ नहीं है चलो लोन ले लो। और रोज रोज जो कंपनी लोन लेती है उनका क्या होता है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस की शीट में देखा है, तो लोन कोई बार बार नहीं लेता है। अच्छा, एसेट भी कोई बेचता नहीं है, आज करने को कुछ नहीं है चलो घर बेच के आ गए, ऐसे काम नहीं होते। आज मुझे शाम को बाहर खाना खाने जाना है, कितना बिल होगा, 1,000 रुपये होगा। अच्छा एक काम करो, कुछ रिलायंस के शेयर बेच दो और कुछ आईटीसी के शेयर बेच दो, तो पान वान खाने के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। ऐसे कोई नहीं करता है, खाना खाने के लिए कोई रिलायंस का शेयर नहीं बेचता है। तो कैपिटल रिसीट यानी सेलिंग ऑफ एसेट, मैं कब शेयर बेचूंगा रिलायंस का, या घर का सोना समझ लीजिए, आपके घर पे सोना है, आज मैं घर का सोना बेच देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। आप आपकी माता पिता से बात करिए कि चलो ना घर का सोना बेचते, देखो आपको कैसी छड़ी पड़ेगी। तो एसेट कोई बेचता नहीं है। हाँ, एसेट कब बेचेंगे, एसेट घर का सोना बेचना, ये जब कोई बहुत बुरी आपत्ति समस्या आएगी आपके ऊपर, तब कोई सोना बेचता है। वही बात है कि एसेट तो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एसेट क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि छोटे एसेट बेच के हम एक बड़ा एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम ये एसेट ऐसे ही बनाते बैठेंगे तो जिंदगी कट जाएगी, हमको भाड़े के घर में ही रहना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पॉइंट हरदम याद रखो, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल रिसीट्स। बहुत ध्यान दो, इस लाइन के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। इस कैपिटल लेस देन और इक्वल टू कैपिटल रिसीट्स, मान के चलो आपका कैपिटल रिसीट 100 रुपए का है और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के चलिए 50 रुपए का है। इसका क्या मतलब है कि आपको आवश्यकता केवल 50 रुपए की है। अगर आपको आवश्यकता 50 रुपए की है तो आपने 100 रुपए क्यों लिया, या तो आप 100 रुपए ने ऊपर के 50 रुपए कमाए ना आपने, या तो ये आपने उधार लिया है, लोन लिया है, या तो ये आपने एसेट बेचे हैं, दोनों भी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ये ऊपर के 50 रुपए आपने क्यों लिए, नहीं वो मुझे फॉरेन ट्रैवल जाना था तो मैं ज़रा घूम के आ गया, इसके लिए मैंने ये 50 रुपए लिए। रेवेन्यू, इसको रेड में लिखेंगे हम, रेड और बोल्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड नेवर बी डन फ्रॉम
कैपिटल रिसीट्स, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ये जितनी भी कंपनियां हैं जिन जो आज प्रॉब्लम में है, वो सब यही कर रही है, लोन उठाओ और पैसा खर्च कर दो, लोन उठाओ पैसा खर्च कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा वापस नहीं आता है, पैसा वापस किससे आता है? एसेट से, इसलिए एसेट बनाना पड़ेगा। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड नेवर बी डन फ्रॉम कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, इसको अगर अलग से और लिखना है तो कैपिटल रिसीट्स should only be used for capital expenditure. Capital receipts should only be, क्या कहते हैं उसको, taken to meet the gap between revenue surplus and कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल, यानी क्या है कि आपको अगर आपका रेवेन्यू सरप्लस या आपका सेविंग अगर 50 रुपए का है और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपका 50 रुपए का है, तो आपको कैपिटल रिसीट लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको 50 रुपए की एफडी करनी है, 50 रुपए आपके जेब में है, तो आपको लोन लेने की क्या जरूरत है, या घर ले। लेकिन अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है, और आपके पास 50 ही रुपए है, तो आप 50 रुपए का अगर लोन लेते हैं या कैपिटल रिसीट लेते हैं तो बात समझ में आती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपको कहीं पे भी लोन ये वर्ड दिखता है, लोन अपने आप में बुरा नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इज लोन बैड, तो क्वेश्चन, इसका जवाब आपको आना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन, लोन क्यों लिया जा रहा है। तो मान के चलिए दो लोग हैं, ए और बी, दोनों बोलते हैं हम लैपटॉप खरीदेंगे। अभी प्राइमा फेसी लैपटॉप ये एसेट है और इसको आप कैपेक्स बोल सकते हो कि अरे नहीं लैपटॉप है तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिखता है हार्ड है, एसेट में जाए। लेकिन विल द एसेट जनरेट कैश या विल द एसेट जनरेट रिटर्न्स। ए बोलता है ए क्यों लैपटॉप ले रहा है, फ्लैश मारना है। ए बोलता है लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए बस, सो दिस इज वेस्ट। बी बोलता है नहीं पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी बनाना है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट करना है। तो बी के लिए ये सही में एसेट है, यहां पे इट इज वेस्ट। इसीलिए सिर्फ लोन लिया और सिर्फ एसेट बनाया ऑन पेपर ऐसे नहीं होता है, एसेट का यूज क्या हो रहा है। सो देयरफॉर लोन अपने आप में बैड नहीं है, लेकिन लोन किस चीज के लिए लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर जब भी आपको किसी भी बैलेंस शीट में कैपिटल रिसीट दिखता है, आपका इमीडिएट क्वेश्चन रहना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल रिसीट should always be less than या equal to, सॉरी कैपिटल उल्टा लिखा है क्या, अरे पूरी थियरी गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट, विच मीन्स व्हाट, कि आपने कभी भी अगर आपको घर बनाना है और अगर 5 लाख का घर है तो आपने 8 लाख का लोन लेके मतलब नहीं है। 5 लाख का घर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल रिसीट 3 लाख का रह सकता है, 2 लाख का रह सकता है, 4 लाख का रह सकता है, 4,50,000 का रह सकता है। सो दैट बचा हुआ पैसा आप खुद के जेब से डालेंगे। सो देयरफॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इंटरनल, आप एक अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इक्विटी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनल अक्रूवल से हम आगे के प्लान्स करेंगे।
तो अभी जो फंडामेंटल एनालिसिस की अपनी पूरी सीरीज है उसमें ध्यान दीजिए कि अपनी जैसे एक जो 6 नंबर का वीडियो है ऑन सुजलॉन एमआरएफ कंपैरिजन, या बाटा का वीडियो है, या पिडिलाइट का है, या कैश फ्लो जो समझने की हमारे जो 4-5 वीडियोज है, तो हर बार क्या हो रहा है कि जो कंपनी कैश सरप्लस जनरेट करती है वो कंपनी उसी कैश को वापस से री इन्वेस्ट करती है, विच मीन्स व्हाट, कि इसको ये वर्चुअस साइकिल देख लो। इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, सेविंग्स हैं। अब सेविंग्स के बाद क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या बनते हैं, एसेट्स बनते हैं। एसेट बनने से क्या होता है, इनकम। इनकम आता है तो फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर एक्सपेंसेस, फिर सेविंग्स। तो ये जो एक ये जो एक वर्चुअस साइकिल बनती है, ये एक अच्छी कंपनी को लोन लेने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। एक बुरी एक जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो जो खराब कंडीशन कंपनीज हैं, वो थर्ड केस वाली कंडीशन है। हमने 2 केसेस देखे हैं अब तक। एक कि ठीक ठाक है, सब सीधा साधा ठीक ठाक चल रहा है, कि जिसमें उसने थोड़ा सा पैसा बचाया, वो पैसा उसने एफडी में डाला, छोटे छोटे एसेट्स में डाला। ये सबसे सिंपल बैलेंस शीट का कंसेप्ट हो गया। फिर हमने थोड़ा सा उसको सेकेंड डिग्री कॉम्प्लिकेशन लाया कि वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे घर खरीदना है, तो फिर हमारा चौथा एलिमेंट आ गया कि जिसमें आपको कैपिटल रिसीट के पास भी जाना पड़ा, आपको डेट। तो कैपिटल रिसीट जहाँ पे भी आ गया रेड फ्लैग रहता है, थोड़ा सा आपने बच के रहना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेट टू नेटवर्थ अगर ये 1 से नीचे है या 0 है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेट अगर हद से बाहर है तो देखना चाहिए। सुजलॉन क्यों गिरा, सुजलॉन क्यों ऊपर नहीं आ रहा है, इतना सारा डेट लेके रखा है, कैपेक्स का पता नहीं। किंगफिशर का प्रॉब्लम क्या है, इतना सारा डेट लेके रखा है, एसेट का वो वैल्यूएशन ही नहीं है। एक बात और ध्यान देना हरदम कि जो कंपनीज में बहुत ज़्यादा लोन रहता है, वो लोन को जस्टिफाई करने के लिए, वो लाइबिलिटी साइड को जस्टिफाई करने के लिए एसेट का वैल्यूएशन कुछ का कुछ लिख देंगे। तो मैंने बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया, जमीन ले ली 300 करोड़ की, उसको लिख दिया 500 करोड़ का है, तो 300 करोड़ की जमीन, लेकिन वैल्यूएशन मैं मेरे बैलेंस शीट में 500 करोड़ दिखा देता हूं, बचे हुए 200 करोड़ मैं घर लेके गया। अभी जब बिकने को आएगी ये कंपनी 300 ही करोड़ मिलेगी, तो बैंक के लिए तो 200 करोड़ एनपीए हो गया। तो इसलिए हाई डेट कंपनीज की बैलेंस शीट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, उसके एसेट साइड पे भरोसा नहीं कर सकते। नॉन डेट कंपनीज या लो डेट कंपनीज हमने देखा है, पहले बार से हम वही एग्जांपल देख रहे हैं, अभी भी वही देख रहे हैं कि तो ये अपना सेकंड टाइप ऑफ बैलेंस शीट हो गया कि जिसमें वो लोन ले रहा है, लेकिन वो समझ बूझ के लोन ले रहा है, क्योंकि नहीं तो उसकी तो बैलेंस शीट की साइज तो ऐसी बढ़ेगी, 200 हो गए, 500 हो गए, फिर अगले महीने अगले साल 600 हो गई, फिर धीरे से 700 होगी, फिर अरे 50,000 होते होते तो वो मर जाएगा आदमी। तो अगर उसको ये इंक्रीमेंटल जंप से क्वांटम जंप, अगर अभी क्या होगा, वो हर महीने जो रेंट देता था वो अभी ईएमआई में आ जाएगा, पैसा उतना ही जा रहा है, सो कैश फ्लो अभी उसका उतना ही है, लेकिन ईएमआई ये सडनली कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, रेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ईएमआई इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एटलीस्ट जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का पार्ट है, वो जो इंटरेस्ट है, वो तो वैसे भी वो तो वैसे भी रेवेन्यू है। वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है अभी। समझना ये है कि सर्वसामान्य छोटा निवेशक, हम लोग समझते ही नहीं है क्या है रेवेन्यू रिसीट, क्या है कैपिटल रिसीट, इसलिए हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपको जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें से बचाना है। वो जो पैसा बचेगा वो रहेगा आपका सेविंग के बाद आता है इन्वेस्टमेंट, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है एसेट से बनता है इनकम। धीरे 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 ये इतने हमारे हो जाने चाहिए कि हमारा सैलरी, बिजनेस, इनकम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहनी चाहिए। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, यही सब इतना हो जाना चाहिए कि पूरा पैसा यहीं से आ रहा है। आप काम करो नहीं करो, आपके एसेट आपके लिए काम करते रहेंगे। ये एक रात में नहीं होता है, ये करने की कोशिश भी नहीं करनी है, पर कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे एसआईपी बनाते रहे, चाहे म्यूचुअल फंड बोलो चाहे और कुछ बोलो, तो ये पॉसिबल है। तो ये अपना दूसरा वीडियो है। आप इसका एप्लीकेशन आप आज से कर सकते हैं। आप केवल आपके एसेट्स और इनकम और एक्सपेंडिचर्स लिख लीजिए,
आप केवल एक सिंपल सा टेबल बना लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर का, चाहे एक्सेल पे बनाइए चाहे पेपर पे लिखिए। कोशिश ये करिए कि कुछ ना कुछ महीने के एंड में सेविंग्स होने चाहिए, और जो से होते ही हैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन हियर। और जो सेविंग होंगे उसको फिर कैपेक्स, आप ये अपनी भाषा में ये वर्ड, अपनी सोच, आपकी सोच इस तरह से होनी चाहिए। जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हैं। तो इसलिए ये शब्द यूज करना है कि मुझे मेरा कैपेक्स बढ़ाना है। हमारा 2 ही रुपए बचता है महीने में, ठीक है, पर मैं 2 रुपए का ही कैप, इट्स द एटीट्यूड दैट मैटर्स। आप कैपेक्स करो तो क्या करेंगे, हम एफडी बनाएंगे, चलो अच्छा है, एसआईपी करेंगे, चलो अच्छा है, गोल्ड खरीद लो, चलो अच्छा है। और क्या क्या कर सकते हैं छोटे छोटे, इसमें जो भी आप देख लो, पॉन्जी वॉन्जी में मत जाओ। वो बोलता है ये इससे दूर रहो, 1 महीने में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, हाँ ये सब के दूर रहो। अपने को जल्दी है ही नहीं, धीरे धीरे करेंगे, मनी भी है, धीरे 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 धीरे। हनी भी कैसी जाती है, धीरे धीरे जाती है, एक निकाला फिर लेके आ गए, फिर धीरे धीरे फिर रखा। दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। सो ये पहले 2 टाइप के हमने बैलेंस शीट देखे, पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस तो बहुत बाद में आता है। एक्सेल अपलोड हो जाएगा स्टूडेंट स्पेशल में। अगर आप है आपको करना क्या है, अगर आपको एक्सेल डाउनलोड्स करने हैं, ये बाद में और अच्छे अच्छे एक्सेल्स बनेंगे इसमें, पर एक एक करके कोशिश ये भी करनी है कि एक्सेल भी आपको सीखते आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक्सेल तो सबके पास होती है लेकिन पता ही नहीं होता है कि उसका करना क्या है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं। तो फाइनेंस के कंसेप्ट भी पता रहना ज़रूरी है। सो आपको फाइनेंस भी समझना पड़ेगा, आपको एक्सेल के ऊपर हाथ भी डालना पड़ेगा, एंड वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, उसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप मनीबी की वेबसाइट पे जाएंगे, या आपको एक्सेल अगर डाउनलोड करनी है तो कहाँ से डाउनलोड होगी, आपको मनीबी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, moneybee.info। हाँ, यहाँ पे आप स्टूडेंट स्पेशल में जाएंगे। आप स्टूडेंट स्पेशल में अगर जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुलता है, 4 एंट्रीज आपको एंटर करनी है, नेम, लोकेशन, सो ऑन सो फोर्थ। आप देख सकते हो 1350 से ज़्यादा यूज़र्स हैं हमारे ऑलरेडी ग्लोबल, सो थैंक यू वेरी मच। और किसी से भी कोई ऐसी बड़ी कंप्लेंट नहीं आई है कि स्टडी मटेरियल ख़राब है या जो बोलते हैं वो देते नहीं हैं। सो हम भी हमारे तरफ से प्रयास करते रहते हैं, जितना अच्छा हो सके उतना देंगे। तो आपको स्टूडेंट स्पेशल के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, नेम, फ़ोन, सिटी, ईमेल। कोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट स्टूडेंट। आपको सिर्फ यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। आप सबमिट, अभी मैंने ये सब भरा नहीं है यहाँ पे इसलिए, पर आप ये सबमिट करेंगे तो वो आपको सीधा पेटीएम पे लेके जाएगा, वहाँ से आपको 118 रुपया आपको ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी। कंटेंट क्या क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, सबका छोटा 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 इंट्रोडक्शन पार्ट है। स्टूडेंट स्पेशल ये उन लोगों के लिए हैं जो एकदम नए हैं या जिनको पता नहीं है कि मुझे इसमें जाना भी है कि नहीं जाना है, या एक्सेल डाउनलोड करना है। अगर आप कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के पार्टिसिपेंट हैं तो आपके लिए तो सारे सिलेबस पूरा का पूरा ही है, और आपको फिर अलग से स्टूडेंट स्पेशल रजिस्टर नहीं करना है। आप में से किसी ने सवाल पूछा था, हम एक ही बार 100 ही रुपया लेंगे, बार बार नहीं। ये फाइल अगर 50 नहीं 500 बार भी अगर ये फाइल अपडेट हुई तो आपसे हर बार 100 रुपया नहीं लेंगे। ये डिस्क्लेमर से ज़्यादा ये बताना आवश्यक है। सो ये है। सो वी कम टू द एंड ऑफ द सेकेंड वीडियो ऑन एक्सेल, कि जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कि अब एक बात सब ये करिए कि हर एक चीज़ जो आप पैसा अंदर आता है या जो पैसा बाहर जाता है, आप इसको सिर्फ ये 4 में डालने की कोशिश करें। ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको आपका दोस्त मिलता है और वो बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ये ले 10 रुपए ले। ऐसे दोस्त होते नहीं है कभी कि जो रख ले तू पैसे बोलेंगे, पर चलो मान लिया सीखने के लिए, भाई रख तू 100 रुपया रख ले। वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट क्यों है, वन टाइम है, बार बार नहीं होने वाला है। लेकिन एसेट लायबिलिटी, यानी ऐसा थोड़ी है कि आपको उसने कुछ एसेट बेचने को बोला है, समटाइम वन टाइम है, ठीक है, आपको ये वन टाइम मिल गया। अभी वो आप लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त आता है और आपको बोलता है अरे यार 50 रुपए दे। अब ऑन पेपर भले ही आप लिखोगे कि ठीक है ये मुझे मेरे 50 रुपए वापस करता है, लेकिन कोई दोस्त वापस नहीं करने वाला है।
तो ये गया आपका पैसा। तो आप भले ही बोलेंगे एसेट, एसेट क्यों? क्योंकि मैंने इसको 50 रुपया दिया है, यानी ये मैं मेरे उसके लिए लोन है, और उसके लिए लोन है यानी वो मुझे इंटरेस्ट देगा, समझने के लिए। अब 50 रुपए पे 1 रुपया इंटरेस्ट, तो 50 रुपया ये मैंने बैंक में एफडी डाली है जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सोचना इस तरह से स्टार्ट करना है। बहुत टाइम लगेगा समझते हैं, और हमें किसी दूसरे दूसरे लोग हम पे हंसेंगे, उसके लिए हम ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा मत सोचो। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा ये है, मैंने आज गाड़ी में पेट्रोल डाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला थोड़ी ना है। मैंने आज लेटेस्ट से लैपटॉप खरीदा क्योंकि मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन सा खर्चा कैपेक्स है, कौन सा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाना चाहिए। मैंने एफडी में 100 रुपया डाला, 1 साल बाद 7 रुपया मिलेगा, 7 रुपया इस कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, तो मेरे रेवेन्यू रिसीट में ऐड हो जाएगा। ये वर्चुअस साइकिल जो है ये कंप्लीट करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, पहला पार्ट। हम सब लोग सेविंग तक करते हैं, सेविंग के बाद कैपेक्स करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? बड़े बड़े मशीन। आप और मैं, हमारे लिए क्या रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर्स। तो वो हम करेंगे, तो हमारा एसेट बनेगा। एसेट से क्या होगा? हमें डिविडेंड आएगा, डिविडेंड से क्या होगा? हमारा इनकम जनरेट होगा। तो ये जो साइकिल अगर हम बना सके, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, धीरे 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 कॉन्स्टेंट, और अगर आप ये 20 और 22 और 25 साल की आयु में अगर आप ये कर सके छोटे से अमाउंट से, तो बाय द टाइम यू आर 40-45 आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको शायद काम करने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपया मिलता है तो 100 का 100 इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप 90 रुपया खर्च करो, आप 80 रुपया खर्च करो, लेकिन जो बचता है उसको निवेश करना स्टार्ट करो। सो ये था पहला पार्ट, बैलेंस शीट, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस, ये तीनों का कंसेप्ट समझने की। आज हमने थोड़ा सा कॉर्पोरेट फाइनेंस समझने की कोशिश करें और ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस समझने की कोशिश करें। एक बार ये दोनों समझ में आ गए, अब हम पब्लिक, अगला जो एक्सेल का रहेगा सेशन, वो विल बी ऑन पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंसेस में यही लॉजिक, अगला वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए क्या रेवेन्यू रहेगा, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बजट, सॉरी ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो उसकी भी एक्सेल फाइल अपलोड हो जाएगी। सो आप जिस तरह से वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप जिस तरह से स्टूडेंट स्पेशल और सीएमएम रजिस्टर कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।